मैं विशाल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल विशाल फाउंडेशन पे। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। और आज मैं फिर एक बार आया हूं आप लोग के बीच लेकर एक नए अध्याय अर्थशास्त्र चैप्टर 1 NCERT का अगला भाग। इसमें हम लोग समझेंगे अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास को देखेंगे। और इसमें क्या है कि जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, जो यहाँ का जो इकोनॉमिक जो बेस है उसको समझेंगे। यानी जो आज विकास हम देख पा रहे हैं भारत में, जो नली गली है, जो रोड है, जो अस्पताल है, जो स्कूल है, उतना नहीं था। यानी जो विकास की प्रक्रिया एक दिन का नहीं, दीर्घकालीन है। यानी बहुत समय के बाद ये जो विकास आप देख पा रहे हैं अभी के समय में, वैसा भारत पहले नहीं था। इसको बहुत समय लगा अपना विकास करने में। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार किसी भी देश का आर्थिक विकास होता है। आर्थिक विकास करने के लिए क्या चाहिए? नियोजन चाहिए। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब क्या होता है कि पहले जो मतलब होना चाहिए उसको मतलब देखना कि क्या क्या करना है। यानी कहने का मतलब है कि देश के जो संसाधन है उसका यूज अच्छे से करना, एक प्लान बनाना करना। जैसे कि समझिएगा कि किसी के पास मतलब पैसा है तो वह उसका अच्छे से उपयोग कब कर सकता है। पहले वो बैठेगा, प्लानिंग करेगा कि इतना पैसा यहाँ लगाना है, इतना पैसा यहाँ खर्च करना है और इतना पैसा यहाँ लगाना है। यानी जो समझदार व्यक्ति होते हैं उनके पास जो पैसा होता है पहले सोच लेते हैं, यानी प्लानिंग कर लेते हैं कि कितना खर्च करना है और कितना बचाना है। तभी किसी भी व्यक्ति का विकास या देश का विकास हो सकता है। यानी फिर हम लोग बात करेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। नियोजन का मतलब प्लानिंग होता है। यानी कोई भी देश जो उसके पास पैसा है उसका यूज करता है, आने वाले समय में किस प्रकार करेंगे। भारत में क्या चलती है? पंचवर्षीय योजना चलती है। पंचवर्षीय योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया। योजना आयोग क्या है? योजना आयोग का मकसद है कि जो भारत के जो संसाधन है, जो पैसा है, उसका यूज करना, उसका उपयोग अच्छे से करना, भारत के विकास के लिए करना। और भारत को बहुत ही सब क्षेत्र में, यानी भारत का कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में बहुत ही मतलब विकास करना, उसकी उत्पादकता को बढ़ाना। यानी आर्थिक विकास का मतलब क्या होता है? आर्थिक विकास का मतलब होता है कि सभी क्षेत्रों का विकास करना, चाहे वो कृषि में हो। कृषि का विकास कैसे होगा? तो सिंचाई के द्वारा होगा, खाद के द्वारा होगा, और जो किसानों को बहुत सारे जो छूट मिलेगा उसके कारण होगा। उद्योग में सरकार क्या कर सकती है विकास करने के लिए? फैक्ट्री प्लांट लगा सकती है, लोन दे सकती है जो व्यक्ति है, जो मतलब काम करने वाले हैं। और सेवा क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। बहुत सारे मतलब हमारे जो देश के जितने भी व्यक्ति उनको अच्छी शिक्षा देकर, उच्च शिक्षा देकर इन्हीं विकास किया जा सकता है। अगर उत्पादकता ज़्यादा होगी तो क्या होगा? देश का विकास होगा। और जब देश का विकास होगा तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए, सबके पास अच्छा घर, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा। और जब देश खुश तो सब खुश मतलब हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर होता है। आर्थिक वृद्धि का यूज अर्थशास्त्री लोग इस प्रकार करते हैं कि जो विकसित देश के लिए करते हैं। यानी किसी भी विकसित देश में जो आय में जो बढ़ता है उससे क्या कहेंगे? आर्थिक वृद्धि। यानी आय क्या होता है? जो हम लोग काम करते हैं उससे आय कहा, जो पैसा मिलता है उसे आय। हम बात कर रहे थे आय के बारे में। आय क्या होती है? तो आय का मतलब होता है इनकम। यानी जो व्यक्ति काम करता है उसके बदले में उसे जो पैसा मिलता है या और कुछ मिले उसे क्या कहा जाता है? आय कहा जाता है। आय के बारे में हम जान लिया। अब आगे देखते हैं समावेशी विकास क्या होता है। यानी विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी वर्गों का साथ हो। जैसे कि नरेंद्र मोदी हर बार भाषण देते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। समावेशी विकास में यानी सभी कोई आएगा। यानी जो गरीब है, अमीर है, उच्च जाति का है, निम्न जाति का है, कोई भी हो, यानी देश में जितने भी रहने वाले नागरिक हैं उनका विकास होगा। सरकार सपोर्ट करेगी उनके विकास करने में। तो समावेशी का विकास का मतलब होता है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें सभी वर्गों का साथ हो। अब देखेंगे हम लोग विकासशील देश और विकसित देश क्या होता है। विकासशील देश वह होता है जो विकास की प्रक्रिया में लगा हुआ है, जो विकास कर रहा है। यानी वैसा देश जो विकास में लगा हुआ है, जैसे कि भारत है, विकासशील देश है। यानी यहाँ पर जो है उतनी अच्छी शिक्षा अभी नहीं है, अभी प्रयास हो रहा है। उतना अच्छा उद्योग धंधा का विकास अभी नहीं हुआ है, यानी विकास हो रहा है पर हुआ नहीं है। और विकसित देश उसे कहेंगे जो विकास कर चुके हैं।
यानी वहाँ पर पर्याप्त वहाँ के लोगों के लिए अस्पताल है, फैक्ट्री है, प्लांट है, काम करने के लिए रोजगार है, सभी को अच्छा पैसा मिल रहा है, सभी खुश हैं। पर भारत में अभी भी गरीबी है, बहुत को तो रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी है, और यहाँ पर उतने अस्पताल की व्यवस्था नहीं है ज़्यादा। यानी अभी विकास में लगा हुआ है, विकास कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, विकासशील कहेंगे। और विकसित किसे कहेंगे, जो विकास कर चुका है उसे विकसित कहेंगे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन हो गया, रसिया हो गया, जापान हो गया। और हम लोग बात करते हैं कि आधारिक संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, ये यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। यानी किसी भी देश का वह संरचना जिसमें शिक्षा, जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह चाहिए, जैसे कि रोड चाहिए, बिजली, पानी और स्कूल, अस्पताल और ये सब, और जो लाइन है, बिजली है, ये सब क्या है, आधारभूत संरचना है। यानी किसी भी देश को विकास करने के लिए सब चीज़ आवश्यक है। यानी विकसित देश का आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी बहुत ही बड़ा होता है। और जो विकासशील देश होते हैं, चाहे अविकसित जो देश होते हैं, वो क्या होते हैं, वहाँ की आधारभूत संरचना नहीं होती है, वहाँ पर अच्छे रोड नहीं होते, सभी जगह अच्छे मतलब सभी जगह लाइन की व्यवस्था नहीं होती है, सभी जगह पानी की व्यवस्था नहीं होती है। पर विकसित देशों में क्या होता है कि जो आधारिक संरचना है, रोड है, लाइट है, पढ़ाई है, और जो भी है, सब चीज़ का पूरा मतलब भरपूर मिलेगा, सभी को रोजगार मिलेगा। और फिर हम लोग आगे बात करेंगे सतत विकास के बारे में। सतत विकास यानी देखिए, ऐसा विकास करना है, यानी विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भावी पीढ़ी को भी लाभ मिले। यानी नहीं, ऐसा नहीं करना कि जैसे कि हम लोग के पास जो संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम, चाहे जो भी हो जाए, लोहा हो जाए, सोना हो जाए, इसका यूज हम लोग अभी के समय में अगर करते हैं पूरा, यानी जितना भी कोयला उला निकाल लेते हैं और उसको बेच देते हैं, जो सोना वोना उसको निकाल के बेच देते हैं, पूरा विकास कर लेते हैं। पर जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी, जो मतलब जो फ्यूचर का जनरेशन होगा, उसके लिए अगर हम लोग कुछ ना बचाएंगे तो विकास नहीं हुआ। यानी सतत विकास कहने का मतलब है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें लंबे समय तक कायम रहे, यानी हमारे भावी पीढ़ी भी उसका यूज कर पाए। मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देख समझिएगा, यानी अभी मतलब मान लेते हैं पेट्रोलियम है, चाहे कोयला है, पूरा हम लोग यूज कर लिए, पूरा अमीर बन गया बेच कर, पर जो हमारे जो बच्चे आएंगे, जो भावी पीढ़ी आएगा, उन लोग के लिए नहीं पेट्रोल रहेगा, यानी उन लोग का विकास नहीं होगा। यानी ऐसा विकास करना है रह के सह के, यानी ऐसा विकास जिसमें हम लोग को भी विकास हो जाए और आने वाला जो पीढ़ी है उसका भी क्या हो जाए, विकास हो जाए। हम लोग बात करेंगे फिर मौद्रिक विकास के बारे में। यानी मुद्रा एक ही बार नहीं आया, मुद्रा का विकास भी बहुत लंबा समय है इसका। पहले चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, बैटर सिस्टम। यानी वस्तु विनिमय प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है कि वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन। आज भी गांव में क्या होता है कि चावल, धान लेकर जाते हैं दुकान में और उसके बदले सामान ले लेते हैं, यानी पैसा नहीं, यानी वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन। आज भी क्या होता है कि कहीं कहीं पर काम किया जाता है, उसके बदले चावल, धान या और कुछ उसको मिल जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। यानी वस्तु के बदले वस्तुओं का लेन देन, यानी एक वस्तु दो और एक वस्तु को लो तो क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। फिर वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ हुई जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। यानी मान लेते हैं किसी को आटा चाहिए, आटा चाहिए, उसके पास चावल है, और तो ऐसा व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास चावल हो और मतलब और जिसे आटा चाहिए। यानी इसमें बहुत ही दिक्कत है, यानी एक वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करने में बहुत कठिनाई आती है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर आया धातु की मुद्रा आई, और फिर मतलब सिक्का, धातु की मुद्रा में क्या हुआ कि जो सिक्का होता था सोना का, चांदी का, वो आया। फिर कागजी मुद्रा आया, कागज का जो नोट मतलब सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त होता था। फिर एटीएम आया, फिर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। एटीएम क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये क्या होता है, पैसा जमा करना और निकालने वाली एक बिजली से चलने वाला मशीन होता है। डेबिट कार्ड एक ऐसा प्लास्टिक का कार्ड है जिस पर अंकित नंबर से क्या कर सकते हैं, हम लोग पैसा को जमा कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड्स के द्वारा अब पैसा की निकासी कर सकते हैं। यह तो हो गया एटीएम, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बारे में। और हम लोग देखेंगे कोर बैंकिंग प्रणाली के बारे में। कोर बैंकिंग प्रणाली क्या है, देखिए आज पहले ऐसा नहीं था, बैंक नहीं था, पर आज बैंक होने से क्या हो गया कि आप पैसा का ट्रांसफ़र मतलब एक जगह से दूसरे जगह आसानी से कर सकते हैं। यानी बहुत दूर भी अगर कोई आदमी है तो आप उसके अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं, चाहे आपके अकाउंट में कोई पैसा डाल सकता है। यानी कोर बैंकिंग प्रणाली जब आई तो एक क्रांति आ गया, यानी विकास की प्रक्रिया में वृद्धि हो गई। और जब मुद्रा आया तो विकास और बढ़ गया, अर्थव्यवस्था का विकास बढ़ गया। और उतना पहले के ज़माना में वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं था, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था कि एक व्यक्ति, आदमी सामान लेकर दूसरी जगह जाएगा, बिकेगा कि नहीं बिकेगा,
अगर कोई सामान होता था फल सब्जी तो ख़राब होने का डर होता था, पर पैसा ख़राब होने वाला डर नहीं है। ये हमारे लिए अच्छा है। और फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही बने रहिए।